हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को मैं आज बता दूं कि मैं 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं। जो सीबीएसई स्टूडेंट का सिलेबस है मैं वो कवर कराऊंगी। तो इसमें पहला चैप्टर जो है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें क्या, कब और कहाँ और कैसे, हमारे पहले चैप्टर का नाम है ये। इसमें एक रसीदा नाम की बच्ची है, ठीक है। इसमें वो एक अखबार की हेडलाइन पढ़ रही है जिसमें उसको पता चलता है कि 100 साल पहले की चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, यानी कि हम पिछली चीज़ों को कैसे जान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पिछला जन्म, वैसे तो ये होता है या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पहले जो हो चुका है उन सब चीज़ों की हमें कैसे पता चलती है जानकारियाँ, कैसे हमें उनकी नॉलेज होती है, हम कैसे पता कर सकते हैं ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी, इतनी घटनाएँ घट चुकी हैं, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारियाँ कौन देता है, कहाँ से मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए आज यह पाठ हमें पढ़ेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे इसमें पहले आप लोग देखेंगे इसमें बताया गया है कैसे पता लगाएँ, ठीक है? जैसे कि हमें पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता चल सकता है, तो हम देखते हैं जैसे कि पहले के टाइम के बारे में। अब तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, हमारे पास अभी जानकारी के बहुत सोर्सेज़ हैं, कहाँ, कब, क्या घटना घट रही है अभी, हम पता लगा सकते हैं। लेकिन पहले क्या ये सारी चीज़ें थी? नहीं थी उस टाइम पे। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में फिर भी हमें पता चला, है ना? उस टाइम के रिकॉर्ड्स क्या थे, उस वक़्त तो वीडियोज़ नहीं बनती थी, तो फिर रिकॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं? यानी कि उस टाइम पे हमारे कुछ ऐसे सोर्सेज़ हैं, जो हमें पिछले टाइम की जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे कि हमारे अतीत के बारे में बताने के लिए 3-4 तरह के सोर्सेज़ जो हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें अभिलेख के बारे में बताया गया है, पांडुलिपियाँ और उस टाइम के शिलालेख जिसे हम अभिलेख कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मदद करती है इतिहास को समझने में और इतिहास का निर्माण करने में। इसमें देखेंगे अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे लोग क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, घरों में रहते थे, कैसे घर होते थे उस टाइम पे, उस टाइम पे भी जैसे कि आज के टाइम में जो समाज है, उस टाइम पे भी वैसा कोई समाज होता था या नहीं होता था। ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें कैसे पता चलती है, तो ये हमें जानकारियाँ जो है अभिलेख से पता चलता है उस टाइम के। और पांडुलिपियाँ जो है हमें उस जानकारी देती हैं, और ये पांडुलिपियाँ जो होती थी, कागज़ पर नहीं लिखी जाती थी बच्चों, ये पहले जो भोज नामक एक पेड़ होता है, जिसकी छाल पे लिखा जाता था, जिसे ताड़पत्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों? समझ आ रहा होगा आई होप। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ मुझे। जैसे कि अब इसमें ये है कि लोग कहाँ रहते थे, या क्या खाते थे, या क्या पहनते थे। तो हमें जो नर्मदा नदी है, यानी कि नर्मदा नदी आप लोग जानते होंगे, या आप नहीं जानते तो आप मैप में देख सकते हैं, मैप में दिया गया है नर्मदा नदी कहाँ पर है बच्चों। नर्मदा नदी, हाँ देखिए कहाँ पर है हमारा नर्मदा नदी। हाँ, साउथ में हमारी विंध्य पहाड़ियाँ, पूरे साउथ में नहीं जाना है, मिडल के पार्ट में देखिए। हाँ, जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे नर्मदा नदी है। तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, नर्मदा नदी के पास ही हमें जानकारियाँ मिली। कौन सी जानकारियाँ मिली थी बच्चों नर्मदा नदी के पास में? हाँ, कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर लोग यहाँ पर रह रहे थे। कैसे पता चला हमें? ये नर्मदा नदी के पास पता चला, ठीक है, कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ ऐसे संग्राहक रहते थे। संग्राहक यानी कि जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। शिकार करने वाले लोग यानी कि आखेट जिन्हें कहते थे, वो शिकार करते थे। तो ये सब लोगों का रहने के हमें जो अवशेष मिलते हैं वो नर्मदा नदी के पास से मिलते हैं। और ऐसे ही उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से हमें इनके गेहूँ, जौ, चावल की जानकारियाँ मिलती है, यानी कि क्या ये उगाते होंगे, और ये कब पता चलता है इनकी फसलें कौन-कौन सी थी। गेहूँ, जौ फसल जो कि 8000 वर्ष पूर्व थी, यानी कि 8000 वर्ष पहले ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसे उगाई जाती थी, ठीक है। और उस समय शिकार भी किया जाता था, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, ठीक है, और इनको पाला भी जाता था। विंध्य के उत्तर में चावल की खेती की जाती थी, यानी विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में चावल की
खेती की जाती थी। और सिंधु जो हमारी और सिंधु नदी है जो हमारे ईस्ट में है, सॉरी नॉर्थ में है, तो वहाँ पर देखेंगे जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि 4700 वर्ष पूर्व वहाँ पे क्या हुआ था, नगरों की स्थापना हुई थी, यानी सिटी बसाई गई थी वहाँ पे। ठीक है बच्चों, गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ जो थी वहाँ पे नगरों का विकास भी हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और सहायक नदियाँ उसकी, ठीक है ना, वहाँ पर हुआ था। गंगा के दक्षिण में अगर हम देखें नदियों के पास का क्षेत्र, तो वहाँ पे हमारा मगध जो प्राचीन काल था, यानी कि एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री, यानी कि हमें हिस्ट्री भी 3 पार्टों में पढ़नी है, यानी कि अभी हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में जो मगध नाम का क्षेत्र था वो कहाँ पर था? गंगा के दक्षिण नदियों के पास का क्षेत्र था। और आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर लोग यात्रा भी करते थे। आया बात समझ में बच्चों? चलो, अभी यहाँ पे कुछ मैप में ढूंढने को कहा गया है, तो आप लोग जरूर इसे घर पे सर्च करिए और ढूंढिए कहाँ पर क्या है। इससे आपको फायदा होगा ये कि आपको मैप याद हो जाएंगे कहाँ पे कौन सी जगह है। ठीक है बच्चों, ये जरूरी है आपके हिस्ट्री के लिए। देश का नाम, जैसे कि हमारे जो देश का नाम है इंडस, इंडस यानी इंडिया। पहले हमें इंडिया शब्द जो था इंडस नाम से पुकारा जाता था और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। यहाँ 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी लोग आए थे जो उत्तर से पश्चिम के क्षेत्र से आए थे और वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदूस। और इन सब का मतलब क्या था? इंडिया, जो आज के टाइम में हम भारत और इंडिया शब्द यूज करते हैं अपने देश के लिए। ठीक है बच्चों, भारत नाम का जो प्रयोग था, यानी कि भारत नाम का सबसे पहले उपयोग करने वाले कौन सा समूह था? उत्तर पश्चिम के समूह के लिए किया गया था भारत नाम का उपयोग। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें कब मिलता है? 3500 वर्ष पहले एक कीर्ति यानी कि एक रचना जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें ये मिलता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्रोत। ठीक है, स्रोत यानी कि सोर्सेस, यानी कि हमें जानकारियाँ कहाँ से मिली। जानकारियाँ हमें वैसे बहुत सारे सोर्सेस है, जिसमें से हमें अभी कुछ ही पढ़ने हैं। आगे की क्लासेस में जैसे 7th 8th में हमें कुछ और चीज़ें बढ़ा के बताई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं जो पांडुलिपि है वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, और पांडुलिपि जो है हिमालय के क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ जो मैंने बताया आपको, उसकी छाल पे लिखा जाता था और ये ताड़पत्रों पर भी तैयार किया जाता था और भोजपत्र पर भी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मंदिर और बिहार से ये पांडुलिपियाँ प्राप्त की गई हैं। बिहार यानी कि आपको आगे चैप्टर में बताऊंगी, जिसमें बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि विहार क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे के टॉपिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ, और विज्ञान आदि। यानी कि ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज कहाँ से मिल सकती है? पांडुलिपियों से मिलती है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी। और जैसे महाकाव्य यानी बड़ी बड़ी कविताएं। ठीक है, और कविताएं, नाटक ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ तो तमिल में भी है और कुछ प्राकृत भाषा में भी है। प्राकृत क्या होता है बच्चों? ये एक भाषा होती है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, ऐसे ही प्राकृत भाषा होती है। और प्राकृत की लिपि क्या होती है बताओ? हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो ऐसे ही प्राकृत भाषा की लिपि क्या होती है? सोचो, सोच कर बताना, ये मेरा तुम्हारे लिए होमवर्क है कि प्राकृत भाषा की लिपि क्या होगी, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अभिलेख और पत्थर। ठीक है, अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे, यानी कि खुदवा कर लिखे जाते थे। उन पर उनसे धातु जैसे औजारों से खोद कर लिखना। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, जिन्हें हम शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पत्थर होते थे ये सॉफ्ट तो पत्थर कभी होते नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते थे, जिससे कई सालों तक इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है। पुरातत्वविद का मतलब होता है जो अतीत की वस्तु, यानी कि जो हमारे पहले जो घटनाएं घट चुकी है उस टाइम की जो हमें वस्तुएं मिली, जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि शिलालेख हो गए और
ये पांडुलिपियाँ हो गई या कुछ अवशेष हमें मिले हैं, तो उनका जो अध्ययन यानी कि उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना कि कब कितने पुराने हैं या कहाँ मिले हैं, किस हालत में मिले हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाता था आदि वगैरह ये सब चीज़ें समझने का कोशिश करते हैं और इनको बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है? और इनका काम क्या होता है? पत्थर, ईंट से बनी जो इमारतें होती है या अवशेष यानी कि जो कोई भी चीज़ का कोई टुकड़ा मिल गया या कोई इससे रिलेटेड चीज़ें मिल गई, तो उसे अवशेष बोलते हैं या चित्र या मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है बच्चों? चलो, आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। आपको अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी छोटी-छोटी वीडियो बनाती रहूँगी। अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। बाय बाय।